दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। दोस्तों जो ये असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ था कोऑपरेटिव बैंक का 11 अक्टूबर 2020 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। लेकिन मैंने ये किया है कि जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन जीके के आए थे, वो सभी जीके के क्वेश्चन मैंने टाइप करके एक पीडीएफ बनाया है, ताकि आपको आने वाले एचपीपीएससी के एग्जाम या हमीरपुर बोर्ड के जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी में इससे हेल्प मिल सके। इसलिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है। चाहे तो आप वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ भी ले सकते हैं पीएचडी के टेलीग्राम ग्रुप से। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वहाँ ग्रुप में चले जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर करना। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपने नंबर भी बता देना, क्योंकि बहुत सारों को डाउट हो रहा है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी या बहुत लो जाएगी। तो क्योंकि सभी लोगों ने अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी और ना ही किसी ने इस तरह से कोई कंप्लीट आंसर की निकाली थी। तो मिलाने के बाद अगर आपको आंसर की नहीं मिल रही है तो पीएचडी के टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पे अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो दोस्तों पहले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धौलाधार बृहद हिमालय में नहीं आता है। ठीक है, बाकी चूड़धार आंतरिक हिमालय में आता है, मोनाक पर्वत बाह्य हिमालय में आता है, शीला चोटी बृहद हिमालय में आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो दोस्तों सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, कौन सी, रेणुका झील। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना था। ये बारालाचा पास, कुंजुम पास, रोहतांग पास, साच पास, इसके सामने अलग अलग जोत या जो भी चीज़ें थी इनका मिलान करना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन ए। अगर फर्स्ट की बात करें तो बारालाचा पास चोटी पर चौराहे वाला दर्रा है। अगर बात करें सेकंड की तो कुंजुम पास जो है वो है आपका लाहौल स्पीति के मुख्य मार्ग में पड़ता है। ठीक है, और अगर बात करें रोहतांग दर्रे की तो रोहतांग दर्रा आपका ऋतिक जोत में आता है। और अगर बात करें साच पास की तो साच पास आपका पांगी घाटी में सबसे सुविधाजनक ट्रैकिंग मार्ग है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जुबा, बुलजुंग, सेरिंग किंगर निम्नलिखित में से किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। तो दोस्तों फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खाम्पा जनजाति की पारंपरिक पोशाक है जुबा, बुंजुंग, सेरिंग किंगर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऋषि व्यास। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी रेणुका झील, जमदग्नि, निर्मण, परशुराम, मणिकर्ण ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था जो बाद में गोविंद सागर में डूब गया था। तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा विजयचंद ने बिलासपुर में रंग महल बनवाया था जो कि बाद में गोविंद सागर में डूब गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना था आपको यहाँ भी। तो इसका जो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट का जैसे मास्टर मित्र सेन है तो ये है समाज सुधारक और कवि नाटककार। अगर दूसरे की बात करें तो ओपी ठाकुर है कांगड़ा लघु चित्रों के प्रसिद्ध चित्रकार। अगर दल बहादुर की बात करें तो दल बहादुर हैं 1945 में दिल्ली में एक स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी दी गई थी, दल बहादुर को। अगर कप्तान सिंह की बात करें दोस्तों, कप्तान सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के संगीत निर्देशक है। ठीक है, निर्देशक थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दान अघे अतीत में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम था। तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है वो है मनाली, दान अघे मनाली को कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो भी है हिमाचल प्रदेश के, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और भविष्य में जब भी आप एचपी कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम देना चाहेंगे उस समय भी आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलेगा और एचपीपीएससी का ये माइंडसेट पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन प्रेफर कर रहा है एचपीपीएससी कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक योजना शुरू की गई है, योजना का नाम बताना है आपको। तो 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नई योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चेकडैम और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई है। तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो है जल से कृषि को बल योजना। ठीक है, क्या है, जल से कृषि को बल योजना। भारत में SEZ अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोला गया बैंक किस श्रेणी में आता है दोस्तों, घरेलू बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, नेशनल बैंकिंग या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑफशोर बैंकिंग। ठीक है, जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बैंक खोला जाता है वो ऑफशोर बैंकिंग में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी RBI की भूमिका नहीं है। तो दोस्तों जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना, बाकी सारी की सारी बैंक टू गवर्नमेंट, बैंकरों का बैंक होना, ये RBI की भूमिका होती है। ठीक है, बाकी ये डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता पब्लिक से, हर किसी से। आप जाओ तो सीधे RBI में पैसे जमा नहीं कर सकते, खाता नहीं खोल सकते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में म्यूचुअल फंड किसके द्वारा विनियमित किया जाता है दोस्तों। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की घरेलू विनिमय दर में वृद्धि से उसके आयात और निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है वो है इससे आयात की मांग बढ़ेगी और निर्यात की मांग में कमी आएगी। जब किसी भी घरेलू विनिमय दर में वृद्धि करेंगे तो उसके आयात में इस मांग बढ़ेगी और निर्यात की मांग में कमी आएगी। ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी बाजार साधन नहीं है। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है ट्रेजरी बिल। पूंजी बाजार ये पूंजी बाजार साधन नहीं है, बाकी सारे डिबेंचर है, शेयर है, सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड है, ये सारे ही कैपिटल मार्केट के साधन है। ठीक है, सिर्फ ट्रेजरी बिल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन बैंकिंग क्या है। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो है कृषि समर्थक पर्यावरण पर बैंक वित्त पोषण। ठीक है,
कृषि समर्थक पर्यावरण पर बैंक वित्तपोषण, ग्रीन बैंकिंग, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं दोस्तों? तो 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों, उचित लाभ के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं एमएसएमईज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेजरी बिल क्या है? देखिए ट्रेजरी बिल से दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इकोनॉमिक्स स्कूल मिला के जैसे इन्होंने पैटर्न में बताया था कि मतलब इकोनॉमिक्स ही पूछेंगे अच्छे वाली, तो उस तरह की ही पूछिए, ठीक है। 18 का जो राइट आंसर है वो है सरकार की अल्पकालिक देयता होती है, लाइबिलिटी होती है, सरकार की अल्पकालिक लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एपीएमसी अधिनियम निम्नलिखित में से संबंधित है? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर है वो है भारत में कृषि विपणन से संबंधित एपीएमसी एक्ट, ठीक है, याद रखना है भविष्य के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का अर्थ है? तो दोस्तों ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो आपने मैक्सिमम जो भी मतलब लोन लेते हैं, कई सारे लोगों का लोन एनपीए हो जाता है, जिनका मतलब लोन जमा करने के लिए उनकी कोई किस्त भी नहीं जाती है काफ़ी समय से, तो उसको बैंक एनपीए में डाल देता है, किसी भी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा उसमें, ठीक है, एनपीए होता है वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है? तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर है वो है केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना, ठीक है। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम क्या है? केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपकर, ठीक है। क्या होता है? उपकर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आरबीआई सीआरआर का रेट बढ़ाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ये बैंक होते हैं जहां पे हम खुद जाते हैं, लोकल पब्लिक जाती है, उनको ये मजबूरी बन जाती है कि उनको आरबीआई के पास अपना अब ज्यादा रिजर्व पैसा रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उनके पास हमारे लिए उधार देने के लिए कम पैसा होगा, क्योंकि उनको आरबीआई के पास ज्यादा रिजर्व रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में भारत में एक आर्थिक संकट आया, निम्नलिखित में से किसको उसी के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वो है बाहरी ऋण का उच्च स्तर, जो विदेशी ऋण था, लोन था, वो उच्च स्तर पर बढ़ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो है गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम, ठीक है। क्या है व्हाइट लेवल एटीएम? गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय की असमानताएं होती है? तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है निजी संपत्ति और विरासत, ठीक है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय की असमानताएं होती है निजी संपत्ति और विरासत में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से आय की असमानताएं होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दो बार टाइप हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास बैंक सीडबी जो होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत आकांक्षा घोष एक निधि है, किस तरह की है? तो 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वेंचर कैपिटल फंड में निवेश करेगा, ठीक है, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक आय का मतलब है दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो है कमोडिटी की मात्रा जो आय में खरीदी जाती है, वास्तविक आय का मतलब वही होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महंगाई की दर को कम करने के लिए सरकार को चाहिए? तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो है आयकर बढ़ाएं, ठीक है। महंगाई की दर खुद ब खुद कम हो जाएगी अगर आप इनकम टैक्स बढ़ा दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल इक्विटी का मतलब है दोस्तों 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए समान उपचार समान क्षेत्रों में। इंटरपर्सनल इक्विटी का मतलब यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों एक चीज़ और के साथ बताता चलूं कि जो इसमें करंट अफेयर्स पूछी गई थी वो एक एक्सट्रीम लेवल था, मतलब जिसने करके आया होगा वो तुक्के लगा के आया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारा का सारा ही था, बाकी मैक्सिमम तो एक्सट्रीम लेवल पे था, जो मतलब सही कर पाना बहुत नामुमकिन सा था, क्योंकि एक स्टेटमेंट हो सकता है आपको पता हो दूसरी ना हो, क्योंकि रह जाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एस्पायरेंट ने कि इतना डीपली करंट अफेयर्स पूछ लेगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों 31 का वो है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यह अभियान जो ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है इसके संदर्भ में जो केवल दूसरा सही है, यह अभियान उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे शगुन स्वयं आदि को बढ़ावा देगा। एक चीज़ और आपने ये भी देखी होगी कि एचएएस के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछी थी वो इसमें भी पूछी है कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में नोबेल इकोनॉमिक्स पुरस्कार प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रैमर को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया। किस शोध के लिए प्रदान किया गया दोस्तों? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेट कर रहा होगा आपको ये साइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नए पाठ्यक्रम की संरचना की पहचान करें। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5+3+3+4, ठीक है। तो 34 पे जाते हैं। डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज एक नवाचार प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य भारतीय नवाचारियों अर्थात स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हाल ही में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? 34 का जो राइट आंसर है वो है डीआरडीओ, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। आपने इन स्टेटमेंट को पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 35 का वो है केवल एक, ठीक है, सिर्फ केवल एक सही है, बाकी सारे गलत है। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आयुष संजीवनी ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था आपको। कौन सा कथन इन दोनों में से सही है? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन नमस्ते अक्सर समाचार में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ठीक है। कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते। बाकी सारे के सारे इससे मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल GOAL कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों दोनों में से एक दो जो दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 38 का वो है ऑप्शन ए, केवल एक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपने गुरुओं के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और दोनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो जो 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, दोनों सही है दोस्तों। पीएम केयर फंड में किया गया योगदान CSR खर्च के रूप में योग्य होगा। कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष या राज्य राहत कोष का योगदान स्वीकार्य CSR खर्च के रूप में योग्य नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना चाहता है, कौन सा अधिनियम है दोस्तों? 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, महामारी रोग एक्ट 1897, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। UNDP के मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको विचार करना है कि कौन से सही है कौन सा नहीं सही है। तो नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से छांटना था आपको। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा आप सभी को। HDI को जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा सहित संकेतों का उपयोग करके बनाया जाता है। आपको एक चीज आपके साथ बताता चलूं कि UNDP का जो ये HDI इंडेक्स है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ से आपको अलाइड, HAS जो भी HPPSC का एग्जाम होता है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंकिंग से जुड़ा पूछ लेता है या फिर इससे जुड़ी जो भी डेट रूट पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज को तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है, HDI को 0 से 1.0 के पैमाने पर रैंक किया गया है, जिसमें 1.0 सबसे अधिक मानव विकास है। HDI को पहली बार 1990 में लॉन्च किया गया था और तब से इसे सालाना जारी किया गया था। HDI 2020 के अनुसार सूची में शीर्ष देश नॉर्वे है, मतलब सबसे टॉप पे नॉर्वे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत विकास की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों आपको ये 4 स्टेटमेंट दी है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है। इसका जो 42 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी की सभी सही है। 1987 में रिपोर्ट हमारा आम भविष्य प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यह पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सतत विकास की अवधारणा के बारे में बात हो रही है दोस्तों। यह लोकप्रिय रूप से ब्रूटलैंड कमीशन के रूप में जाना जाता है। क्या सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। रिपोर्ट में सतत विकास की नींव रखी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह दुनिया की पहली संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य हिम तेंदुए का संरक्षण करना है। सभी 12 स्नो लेपर्ड रेंज के देश इस पहल का एक हिस्सा है। पहल का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 20 हिम तेंदुए के परिदृश्य को सुरक्षित करना है। तो कौन सी सही है दोस्तों? तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट पढ़ के आपको नीचे दिए गए विकल्प चुनने थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 44 का वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है, बाकी सारे गलत है। तो 1 और 3 कौन से सही है? विश्व विरासत दिवस 2020 के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। यह हर साल मानव विरासत को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयोगों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो और तीसरा जो है वो है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। विश्व विरासत दिवस 2020 का थीम है, विषय है, ठीक है। याद रखिएगा। और मैक्सिमम कई सारी चीजें ये होती है कि मतलब जैसे कोई भी दिवस मनाया जाता है उसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखिएगा, जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो उन चीजों को भी तैयार कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई E2020 पहल किसके बारे में है? 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मलेरिया उन्मूलन, ठीक है। आपको याद रखना है, भविष्य में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं प्रतिबद्ध पहल जो हाल ही में खबरों में थी किससे जुड़ी है, ठीक है। तो 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों, 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाना। मैं प्रतिबद्ध का जो हाल ही में चर्चा में था ये उद्देश्य है, भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर है वो है केवल 2 सही है, केवल बिंदु 2 सही है, बाकी गलत है, 2 बाकी के बचे 2। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार के द्वारा किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक धन रिपोर्ट जारी करने के संदर्भ में धन वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा सही है विकल्प? तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, बाकी पहला गलत है, ठीक है। तो अधिकांश वैश्विक धन का स्वामित्व शीर्ष पर सबसे अमीर 10% के पास है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? सिंगल यूजेज जो प्लास्टिक होता है। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा ने, ठीक है। तो याद रखना है, भविष्य में पूछा जा सकता है एग्जाम में। छाता आंदोलन, अम्ब्रेला मूवमेंट किस देश से संबंधित था दोस्तों? 50 का जो राइट आंसर है वो है हांगकांग।
तो दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करिएगा जेन्युइनली, ताकि आपको कट ऑफ का आइडिया भी हो सके, ताकि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो चाहे आपके 60 आ रहे हैं, चाहे 70 आ रहे हैं और 100 से ऊपर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा ताकि आप आगे की प्रिपरेशन कर सकें।